नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सोमवार को बांग्लादेश से जिस तरह की तस्वीरें आई और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरीके से वहां पर पूरी की पूरी भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, तोड़फोड़ हुई, लूट मची और हालात यहां तक हो गए कि खुद वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इस्तीफा देकर उनको वहां से भागना पड़ा। आनंद फानन में भारत की मदद लेनी पड़ी। हिंडन एयरबेस पर लैंड होता है उनका विमान। उसके बाद तमाम तरह की जानकारियां वहां से निकल कर आती रही। लेकिन इन सब के बीच जो समझने की बात है, जिस मांग को लेकर छात्रों का एक पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, जब उस मांग को मान लिया गया, उसके बाद भी वो आंदोलन थमा क्यों नहीं? दूसरा, उसके बाद वहां पर राजनीतिक हालात इस तरीके से क्यों बिगड़ते गए? तीसरा, अगर भारत की बात करें तो भारत में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, आज हालांकि सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से सारी बातें साफ की गई, तमाम दलों के नेताओं के आगे जो पूरी स्थिति है, पूरी पिक्चर है, वो रखी गई। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश ये कि बांग्लादेश में जो हुआ, ये उसके पीछे छिपा संदेश है कि जो बांग्लादेश में हुआ, भारत में भी वो दिन दूर नहीं है। उसके मायने क्या है? और दूसरा, बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद डीप स्टेट की बड़ी चर्चा होने लगी है। क्या ये डीप स्टेट? क्यों डीप स्टेट की चर्चा हो रही है? क्या वाकई जो परिस्थितियां बांग्लादेश में बनी उसके पीछे इस तरह की कुछ चीजों का हाथ है? वो सब जानने समझने की कोशिश करेंगे और पूरी परिस्थिति में कहानी असली क्या है वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले, कल से ये चर्चा बार बार हो रही है डीप स्टेट की। ये डीप स्टेट की चर्चा श्रीलंका के वक्त भी काफी निकल कर आई थी। मालदीव्स में जो हुआ उसमें भी एक कई बार ये शब्द सुनने को मिला। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, डीप स्टेट की जो पॉलिटिक्स है और डीप स्टेट का ये जो कह लें कारस्तानी, अगर मान लें कि उन्होंने ही किया है या हुआ है, कैसे देखें इसको, समझे कैसे? सर पहले तो ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि भारत के लोगों को जब डीप स्टेट सुनाई देता है तो कई बार उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि आखिर ये डीप स्टेट क्या है। आमतौर पर इसको जो दुनिया के, जिसको हम कहते हैं ना कि ग्लोबल दादा के तौर पर जिसको हम देखते हैं, और विशेषकर अगर देश के तौर पर कहें तो जो अमेरिका का नाम हम लेते हैं, तो अमेरिका दुनिया भर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई बार डिप्लोमेटिकली, कई बार डिफेंस यानी सेनाओं के जरिए, और कई बार किसी देश में जो स्थितियां हैं उसमें एनार्की पैदा करके उसकी कोशिश करता है। कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट थे वो पूरी तरह से बांग्लादेश उसके सामने झुकने को, मानने को तैयार नहीं था। किसी भी देश में जब कोई एक नेता इतना ताकतवर हो जाता है कि उसका अपने सत्ता तंत्र पर नियंत्रण बनने लगता है, और आमतौर पर इसीलिए आप देखेंगे जिसको अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहता है, उन देशों में वो चाहता नहीं कि कभी कोई बहुत स्टेबल गवर्नमेंट, और माना ये जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन जो वहां का ये डीप स्टेट है जो दुनिया भर की राजनीति को तय करता है, वो अपने लिहाज से चलता है और वो कभी बदलता नहीं, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई मजबूत राष्ट्रपति अमेरिका में होता है तो वो अपने लिहाज से बहुत सी चीजें तय करता है, और तब वो एजेंसी, तब वो डीप स्टेट उतना हावी नहीं हो पाता है। लेकिन पिछले 4 वर्षों में जो बाइडेन के कार्यकाल में दुनिया ने देखा कि अमेरिका की पकड़ इस मामले में कमजोर हुई, और जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं वो कमजोर होते हैं, और वो हमने देखा भी कि अंतिम समय में जो बाइडेन को अपना नाम वापस लेना पड़ा, कमला हैरिस का नॉमिनेशन आया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो एजेंसीज, वो इकोसिस्टम, वो स्टेट वो ताकतवर होता है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के चुनाव के समय उस डीप स्टेट ने काम किया था। और ये कहा जाता है, ऐसी चीजों की कोई पक्के तौर पर पुख्ता कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन ये कहा जाता है कि जो बांग्लादेश का चुनाव हुआ उस वक्त डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की, उसके पहले ही शेख हसीना को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और ये भी कहा जाता है कि वही प्लेबुक थी, वही एक तरह से कहें कि करने की कोशिश भारत के भी लोकसभा चुनाव में थी, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र दूसरे तरह का है, यहाँ की चीजें दूसरी तरह की हैं, तो वो संभव नहीं हो पाया। ये हम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। क्या इस डीप स्टेट से हम चाइना को अलग रख सकते हैं? क्योंकि बांग्लादेश और चाइना के बीच भी कोई बहुत मधुर रिश्ते पिछले कुछ दिनों में तो नजर नहीं आए। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट हो उसको लेकर, और अभी जब शेख हसीना का दौरा था, वो बीच में 4 दिन का दौरा था, 3 दिन में वापस आ गई। जिस एड की बात हो रही थी वो बहुत कट शॉर्ट हो गया था, उसको लेकर के एक बड़ी नाराजगी थी। इसके बाद वो जो बंदरगाह का मसला था उसमें भी वो भारत की तरफ ज्यादा झुकाव था शेख हसीना का। एक तरीके से कई मुद्दों को लेकर वो चीन को भी आंख दिखा चुकी थी, ये कह सकते हैं। तो ये भी क्या एक पूरी पीछे बैकग्राउंड में कहानी वो भी चल रही थी, उधर से भी उसी तरह की चीजें हो रही थी? क्योंकि चीन के लिए तो एक फायदे का सौदा है ना कि अगर बांग्लादेश अनरेस्ट में रहेगा तो भारत कहीं ना कहीं तो परेशान उससे टेक्निकली रहेगा ही।
नहीं, लेकिन यहाँ चीन का हाथ बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो दरअसल जो अमेरिका की स्थिति है उसमें उसके लिए ज्यादा वो लाभ की स्थिति थी। चाइना का अभी भी कोई बहुत वहां नुकसान नहीं है। आज भी चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है अगर हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड पार्टनर की तरह की बात करें। और शेख हसीना के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाइना के साथ भी वो बैलेंस बनाने की कोशिश हमेशा करती नहीं, और कोई बहुत अनदेखा नहीं किया। अब ये थ्योरी भी आती है यहां तक कि चाइना और भारत, जब अमेरिका के डीप स्टेट ने कहा, और डीप स्टेट जब हम कहते हैं तो अमेरिका ही कहते हैं, उसमें चाइना डीप स्टेट में शामिल नहीं है। ये थोड़ा क्लैरिटी दर्शकों को होनी चाहिए। डीप स्टेट का मतलब ये है अमेरिका और उसके साथ जिसको हम G7 समूह कहते हैं, जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, उस वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एक चलाने वाला तंत्र है, उनके अपने हित हैं, जिसमें विशेष करके कारोबारी हितों के लिए वो जिसको हम डिफेंस कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, वो सारे कार्टेल को जो कंट्रोल करता है, ऑयल कहते हैं, वो सारे कार्टेल को कंट्रोल करने वाला, और उसके लिहाज से दुनिया में यहां चाइना और भारत कई बार एक पेज पर खड़े दिखे। जिस तरह से अमेरिका यहां इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, भारत और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा कहना कि चाइना ने इंटरफेयर किया, चाइना ने बहुत कुछ किया है, वो बहुत ठीक नहीं दिखता। इसमें एक लिंक वो जरूर दिखता है कि चाइना, पाकिस्तान और ISI, वो एक लिंक है जो नजर आता है। और इस पूरे जो जिसको हम कहें कि तख्ता पलट जैसी जो घटना हुई है, उसमें भले सीधे सीधे सेना शामिल तख्ता पलट में नहीं दिखती, लेकिन सेना का बड़ा रोल रहा है। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक भारत के लिए है कि जमाते इस्लामी, BNP और उसके साथ जो तालिबान से प्रशिक्षण लेकर आए जो ICS जो इस्लामिक छात्र शिविर है, उसका जो कैडर है, वो भारत के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। यह बात आप कह रहे हैं। देखिए, आपने सेना का जिक्र किया, बहुत देर से ये सवाल मेरे मन में था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है। 1975 में वहां पर क्या हुआ बहुत अच्छे से हम सबको पता है। यही सेना, इसी पर आरोप लगते हैं बंगबंधु की हत्या के, उनके परिवार के लोगों की हत्या के। और अब कल जिस तरीके से वकार-उज-जमान साहब आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर शांति लाएंगे और हमने सबसे बात कर ली है, विपक्ष के नेताओं से भी बात कर ली है, एक इंटरिम सरकार बनाएंगे, तो मैसेजिंग तो लगभग वैसे ही दिख रही है। मतलब सेना खुलकर भले सामने नहीं दिख रही, वो जो विजुअल्स आ रहे हैं कि सैनिक वहां पर फायरिंग कर रहे हैं खुशी में, तो ये एक अलग कहानी चल रही है। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये संभव नहीं है कि अगर शेख हसीना को हटाना था, शेख हसीना वहां से निकल गई, तब तो उसी के साथ सब कुछ शांत होना था। लेकिन निश्चित तौर पर BNP, जमाते इस्लामी और सेना, ये तीनों जिसको कहते हैं कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये संदेश देना था कि जनता के मन में इतना गुस्सा था कि वो 76 वर्ष की महिला के अंतर्वस्त्रों से खेल रहे हैं, वो उसके यहां से बकरी चुरा ला रहे हैं, वो बत्तख चुरा ला रहे हैं, वो वहां जाके उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। और एक चीज स्पष्टता से समझना चाहिए, श्रीलंका अफगानिस्तान की तरह नहीं बांग्लादेश। श्रीलंका में तालिबान और अमेरिकी सैनिकों का झगड़ा था, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में इकोनॉमिक अनरेस्ट था, और वहां एक ही परिवार के लोगों के परिवारवाद के भ्रष्टाचार का शिकार श्रीलंका हुआ। वहां समझ में आता है कि जनता घुस गई, वो सब कुछ किया। यहां पर शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश प्रॉस्पर हुआ था, ज्यादा समृद्ध राष्ट्र हुआ था। उसकी स्थिति ये बन रही थी कि वहां के लोगों के लिए, जो बांग्लादेश सबसे पुअर नेशंस में गिना जाता था, उसकी गिनती हो रही थी कि अब वो बेहतर तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला देश हो गया। खालिदा जिया भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल में, और होता क्या है कि अमेरिका जैसे देश को इसमें बड़ी मुश्किल होती है कि अगर वहां पर कोई सशक्त शासक है और वो उनकी नीतियों को नहीं सुन रहा है, वो उनके हिसाब से इंटरनेशनल फोरम्स पर उनके हिसाब से प्ले नहीं कर रहा है, वो भारत के साथ खड़ा हुआ, तो वो एक उनको बड़ी मुश्किल दिखती है। सेना ने बड़ा रोल प्ले किया है। मेरा ये मानना है कि सेना को भी बहुत, जिसको कहते हैं खुशफहमी भले हो, लेकिन एक तो ये पाकिस्तान जैसा मसला नहीं है, यहाँ जमाते इस्लामी वो कोशिश करेगी। और उस सब के बाद शेख हसीना और अवामी लीग, इनके समर्थकों की संख्या अभी भी बांग्लादेश में सबसे अधिक है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो चूंकि अनरेस्ट है, इस तरह की अराजकता है, तो शायद वो नहीं दिखेगा, वो लोग शांत होंगे। लेकिन जब ये चुनाव की प्रक्रिया होगी, कल को अगर सेना ने टेक ओवर कर लिया, तो फिर वो दिखेगा, वो दूसरे तरह की एक प्रतिक्रिया शुरू होगी। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा मैं अपने देश में क्या चल रहा है बांग्लादेश को लेकर, उस पर भी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। लेकिन एक बार मैं एस जयशंकर ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा है, पहले एक बार सुनवा देता हूं जल्दी से, फिर मैं आपके पास आता हूं। क्योंकि बहुत सारे बयान अपने देश में ऐसे चल रहे हैं कि मतलब हमारी सरकार को सीख लेनी चाहिए बांग्लादेश से। ये किस तरह की मैसेजिंग है, इसके पीछे का नैरेटिव क्या है, वो भी समझेंगे। जल्दी से सुनवा देते हैं एक बार एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री एस जयशंकर।
Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this तो देखिए, लंबी बात है जयशंकर ने कही है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने जो कहा कि चुनाव के बाद से वहां पर टेंशन थी। एक बार फिर हर्षवर्धन सर के पास चलेंगे। सर, बड़ा अहम हो जाता है समझना। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई, उसमें भी उन्होंने सबको अवगत कराया क्या परिस्थिति है वहां पर। कुछ सवाल जवाब भी हुए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संजय राउत ने कहा कि भाई मोदी सरकार को जो है इससे सीख लेनी चाहिए। ये कौन सी सीख दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो जो डीप स्टेट की चर्चा अपने यहाँ भी कई बार होती रही है। लोकसभा चुनावों का जिक्र आपने भी किया कि उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश हुई है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, वो बार बार वो जो जॉर्ज सोरोस वाला चेहरा लेकर आया जाता है और उसको लेकर आरोप लगाए जाते हैं। क्या वही वाला नैरेटिव यहाँ भी काम कर रहा है क्या? मतलब अभी से एक माहौल बनाने की कोशिश? देखिए, मुझे लगता है कि कोई रहस्य नहीं है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब कौन किसके साथ मिला है, कौन किसकी प्लेबुक में एक मेन कैरेक्टर है, वो तो हमारे लिए बता पाना संभव नहीं है और शायद इसके लिंक नहीं मिलते, इसीलिए किसी देश की सरकार, उसकी एजेंसियां बहुत कुछ कर भी नहीं पाती। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो भारत के चुनाव में क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, छात्र आंदोलन करा दो, शाहीन बाग करा दो, कृषि कानून विरोधी आंदोलन करा दो, और अगर आप ध्यान से देखिए तो सब में पता चलता था कि पीछे कुछ ताकतें हैं। दिल्ली के दंगे हुए तो समझ में आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति आने वाले थे, तो उसके पहले क्या साजिश थी, क्या तैयारी थी। कृषि कानून विरोधी आंदोलन हुए तो समझ में आया ये रवनीत सिंह बिट्टू अब तो भारतीय जनता पार्टी से आ गए हैं, लेकिन पहले वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में रहते उन्होंने कहा था कि इसमें खालिस्तानी घुसे हुए हैं। खालिस्तान जब हम कहते हैं तो खालिस्तान तो कहीं है नहीं, तो कनाडा ध्यान में आता है। तो कनाडा से जिस तरह की चीजें हुई वो समझ में आता है, और जब खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो दिखता है। अमेरिका जिस तरह से बार बार दखलंदाजी देता है वो समझ में आता है। और आप सोचिए, जॉर्ज सोरोस ने तो बाकायदा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर नरेंद्र मोदी का कहा था कि हम इस डेमोक्रेसी को हटाएंगे, इसको दुरुस्त करेंगे। भारत में जो लोग अभी ये बोल रहे हैं, मैं फिर से उनको कह रहा हूं, पहली बात तो भारत बांग्लादेश नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथी यहां भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ी कम संख्या में है और उनको हम दुरुस्त करने का तरीका जानते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि भारत की बहुसंख्य जनता वो मूल रूप से लोकतांत्रिक है। आप बताइए ना, इंदिरा गांधी ने तानाशाही की थी, इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका था, तो कोई क्या इंदिरा गांधी को मारने चला गया था क्या? कोई सेना को बचाना पड़ा था क्या? क्या कोई घर में घुस गया था क्या? इंदिरा गांधी की हत्या जिन वजहों से हुई वो एकदम अलग थी, वो एकदम ही अलग। लेकिन कोई कहे कि सत्ता परिवर्तन के लिए इस तरह से कोई प्रधानमंत्री की आवाज, ये दोनों जगह की स्थितियां अलग होती है, नंबर एक। नंबर दो ये, नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में है, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल जो जेल में है, पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब वो पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही अलका लांबा, कुमार विश्वास, तजिंदर पाल बग्गा, इन सबको उठाने के लिए पंजाब पुलिस भेज देते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, और आज जो मैं कहूंगा ममता बनर्जी का जो बयान है उसकी बड़ी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन आज तो जो केंद्र सरकार कहेगी हम बस वही निर्देश माने। ये हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो चलते चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना देती है, कैसा डिसीजन आ जाता है। हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अपनी टिप्पणी करती हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं। और दुनिया में 40 से ज्यादा देशों में जिस चुनाव आयोग के एक तरह से कहें कि सुझाव सलाह पर काम होता है, वो भारतीय चुनाव आयोग इतने बड़े देश में शानदार तरीके से 97-98 करोड़ हमारे मतदाता हैं, चुनाव करा देती। भारत के चुनाव में जो सबसे लग रहा था कि इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, नरेंद्र मोदी की पार्टी की सीटें 240 रह जाती। भारत लोकतांत्रिक तौर पर दुनिया का सबसे परिपक्व देश है। ये जरूर है
कि डीप स्टेट ने कोशिश यहां भी की थी अनरेस्ट की, कोशिश यहां भी की थी एनार्की की, कोशिश यहां भी की थी दो वर्गों को लड़ाने की, अभी भी कोशिश हो रही। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, कोटे में कोटा वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही मिलना है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी आ गए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो संजय राउत या मनोज झा जैसे लोग कह रहे हैं उनको बचना चाहिए। संजय राउत जिस तरह की बात कर रहे हैं वो सड़क छाप, मतलब वो कहे ना कि वो लफंगोट ऐसी भाषा होती है कि आप ये कर दीजिए, ये समझ जाओ, तो सोशल मीडिया के ट्रोल हैं वो करें तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई सांसद ये करे जिसको जनता चुनकर भेजती है और उसके आधार पर कोई राज्यसभा में आता है, क्योंकि ये लोग सीधे तो पहुंचे नहीं जनता के उससे, जनता उनकी पार्टी के लोगों को इतनी ताकत देती है कि वो राज्यसभा में भी भेज सके, तो मुझे लगता है उनको इससे बचना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत लोकतांत्रिक तौर पर दुनिया का सबसे परिपक्व देश है। हमारे यहां तानाशाही की न तो गुंजाइश है और हमारी जनता इस तरह का व्यवहार नहीं करती है जैसा ये इस्लामिक कट्टरपंथी ये सत्ता से हटाने के लिए शेख हसीना को कर रहे हैं, या पाकिस्तान में हो जाता है, या तालिबान जो करता है। हमारे यहाँ ये संभव नहीं, हमारी सरकार की नीतियों पर लोगों को भरोसा है और हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत शासक है जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, वो निर्णय लेने में भी सक्षम है। हमारे यहाँ सेना कोई ऐसा काम नहीं करती, हमारे यहाँ हर संस्था वो संविधान के दायरे में अपना काम करती है। जनता को पता है कि लोकतंत्र की कीमत क्या होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल है मेरा, मैं ये समझना चाहूंगा, नैरेटिव तो चुनावों के पहले भी हमने कई बार देखा ना, जब ये कह दिया जाए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को युवा जो है वो डंडे मारेगा, तो ये भी इस तरह के भाषणों से भी तो नैरेटिव बनता है ना, और कहीं ना कहीं फिर लगता है कि कुछ तो चल रहा है, इसीलिए तमाम सवाल उठ जाते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जो विपक्षी नेताओं ने करने की कोशिश की है वो वही था। राहुल गांधी तो बाकायदा विदेश में जाकर बोल कर आए थे कि हमारे यहाँ भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। ये एक तरह से आप अपने देश के जो अंदरूनी मामले उसमें हस्तक्षेप करने के लिए विदेशियों को कह रहे हैं। बाद में जब उनको आलोचना उनकी हुई तो उसको उन्होंने वापस किया। जिस तरह से सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठे वो वहां से प्ले करते हैं, वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, बीच में हटाए गए फिर आ गए, तो डिजाइन तो वही दिखता है। जिस तरह से कौन जात हो, जात पूछना, तो ये भी सब उसी का हिस्सा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इस सब के बावजूद भारत की जनता, भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर है। और नेताओं के लिए मैं कहता हूं कि देखिए, भारत में विपक्ष मुक्त हो जाएगा, विपक्ष नहीं रहेगा, ऐसी कल्पना करना भी बहुत बड़ी एक तरह से कहें कि मूर्खता होगी। भारत में विपक्ष या जो इस तरह की चीजें होती हैं वो आप प्रेशर कुकर में सीटी की तरह समझिए, वो जो गुस्सा होता है वो वेंट आउट हो जाता है। लेकिन अगर विपक्ष भी कोई अराजकता करने की कोशिश करता है तो उसके साथ जनता फिर खड़ी नहीं होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ इसी देश की जनता ने लेफ्ट राइट और पता सोशलिस्ट सबको एक साथ कर दिया, जनसंघ, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। तो ये इस देश की जनता का मिजाज है, वो प्रेशर बनाते हैं अपने जनप्रतिनिधियों पर। वो इस तरह की हुड़दंग, इस तरह की अराजकता खुद नहीं करना चाहते। जेपी के मूवमेंट में इतना कुछ हुआ था लेकिन फिर भी इस तरह का दृश्य दुनिया में नहीं दिखा। हाँ, राहुल गांधी और बहुत से विपक्षी नेता उन्होंने चुनाव के वक्त इस तरह की चीजें करने की कोशिश की। और मैं फिर से कह रहा हूं, देश रहेगा तभी ये राजनीतिक दल रहेंगे। ये इन पार्टियों को भी समझना चाहिए, जनता बेहतर तरीके से समझती है। आज भी तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट आए हैं हर्षवर्धन सर, आपने शायद एक आध पे रिट्वीट भी किया, कुछ मैंने देखे, महबूबा मुफ्ती की बेटी है उनका ट्वीट है, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, रागिनी नायक हैं उनका ट्वीट है, और एक आध दो लोगों के मैंने ट्वीट्स देखे। वो मतलब एक थ्रेटन वाला जो मामला है ना, या वो संदेश देने की कोशिश। अब एक चुनी हुई सरकार को, ठीक है, बांग्लादेश में जो परिस्थिति थी वो थी, आप इस तरह का मैसेज देकर या खेल फिर वही घूम फिर कर नैरेटिव बनाना और ये कि लगे रहो, आज नहीं तो कल नैरेटिव खड़ा हो जाएगा। देखिए, महबूबा की बेटी ने वो किया है और मतलब सबको पता नहीं ध्यान में है कि नहीं, महबूबा मुफ्ती की बहन का अपहरण जब हुआ था और इनके पीडीपी के अलगाववादियों से, आतंकवादियों से जिस तरह के रिश्ते रहे उस पर हमेशा सवाल उठता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार बनाई, कहते हैं कि सरकार बनाने के पीछे वही था कि उस सिस्टम को, उस इकोसिस्टम को समझना था। मुझे लगता है कि जब इस तरह की पोस्ट आती है, इस तरह के विचार आते हैं, तो और लोकतंत्र में लोगों का भरोसा मजबूत होता है कि अच्छा हुआ इनको निकाल बाहर किया। आप जरा सोचिए, महबूबा मुफ्ती ही तो थी ना, करें तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा पूरी घाटी में। आज देखिए झंडा लहरा रहा है चारों तरफ। दूसरे जो लोग करते हैं, और विशेष करके एक बड़ा वर्ग पत्रकारों का है जो इस तरह की पोस्ट करता है, उनको समझना चाहिए उनका ये लोकतंत्र है, इसीलिए उनका ये अधिकार बचा हुआ है।
सचमुच कोई तानाशाही होती, नरेंद्र मोदी तानाशाह होते, तो वो सब या तो जेल में होते या उनके साथ और भी बुरा व्यवहार हो रहा होता। देश की जनता को ये अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हाँ, सरकार के तौर पर चुनौतियां बढ़ती हैं। जो सरकार में है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना पड़ेगा, उनके सुझाव लेना पड़ेगा, देश के लोगों की जो जनभावना है उसके लिहाज से काम करना पड़ेगा, उनकी बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये अपने आप ये चीजें जो इस तरह का सोशल मीडिया और न्यू मीडिया पे दिखता है वो कमजोर पड़ता जाता है, वो नैरेटिव ध्वस्त होता जाता है। ये बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि देखिए लगातार इसको लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है और इसीलिए हमने भी हर्षवर्धन जी को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि डीप स्टेट हो या फिर तमाम जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है उसके पीछे की कहानी क्या है, सोच क्या है, उस पर बात और बहस जरूर होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए अमर उजाला.com पर लगातार बने रहिएगा और हम लगातार हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।